स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 5 to 10% लोग थायराइड प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स थायराइड से रिलेटेड हो सकते हैं। और अक्सर हम आम ज़बान में ऐसे मरीज़ को समझाते हैं जैसे कि पूरी गाड़ी का एक पेट्रोल है, उसकी मुख्तलिफ फंक्शंस हैं गाड़ी में, इसी तरह ये हमारे जिस्म का ये पेट्रोल है। बताएं कि ऐसे कौन से साइंस या सिम्टम्स हैं जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि हमें थायराइड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि थायराइड किस किस्म का है, क्या ये हार्मोन ज़्यादा बना रहा है जिसको हम हाइपरथायराइड कहते हैं, या ये हार्मोन कम बना रहा है जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं। तो अलामतें दोनों की फ़र्क हैं। जो वज़न बढ़ाने वाला थायराइड होता है वो बेसिकली ये होता है, हाइपोथायराइड हम उसको बोलते हैं, जिसमें वेट गेन हो जाता है। थायराइड ग्लैंड में एक हमारे पास गिल्टी बन जाती है, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि क्या गिल्टी खतरे की अलामत है? शायद एक सही मुस्तैद डॉक्टर के पास नहीं जाते और हम देखते हैं बहुत सारी सर्जरी जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पे हो गई होती हैं। तो डॉक्टर साहब, थायराइड डिसफंक्शनिंग का मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ क्या लिंक है और इसका इनफर्टिलिटी के साथ क्या लिंक है? क्योंकि मैंने बहुत सारी वुमेंस को देखा है जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है और उनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए और आपकी हार्मोन्स नॉर्मल हों तो ये बिल्कुल भी कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। चाहे डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि थायराइड और आयोडीन का आपस में क्या लिंक है? आजकल हम लोग घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आयोडीन वाला सॉल्ट या आयोडाइज सॉल्ट। थायराइड कैंसर दुनिया का शायद पहला ऐसा कैंसर है जिसमें अगर टाइम पे डायग्नोज कर ले तो 100% ईजिली ट्रीटेबल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर स्मार्ट टॉक। आज हम एक ऐसे हेल्थ इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दिखने में तो बहुत छोटा सा इशू लगता है, लेकिन उसके असरात हमारी पूरी बॉडी पर फैले होते हैं, फ्रॉम मेटाबॉलिज्म टू मूड स्विंग्स, एनर्जी लेवल टू वेट, एंड दैट इज़ थायराइड प्रॉब्लम। स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 5 to 10% लोग थायराइड प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स थायराइड से रिलेटेड हो सकते हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर काशिफ राशिद, जो कि थायराइड, हार्मोन्स एंड डायबिटीज़ के एक्सपर्ट हैं, एंड डॉक्टर उस्मान नज़र, जो कि डॉक्टर स्मार्ट के मेडिकल डॉक्टर हैं। डॉक्टर काशिफ, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि थायराइड एक्चुअली में होता क्या है, इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है हमारी बॉडी में? थैंक यू डॉक्टर नूर, आपने इनवाइट किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं और वो है थायराइड। थायराइड जो है बेसिकली तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, या जिसे हम आम अल्फाज में कहें तो ये एक गदूद है जो हमारी गले में होता है और इसकी एक बटरफ्लाई शेप्ड इसकी स्ट्रक्चर है। ये जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। एक स्पेशल हार्मोन है जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, जो ये बॉडी में रिलीज़ करता है। थायरॉक्सिन हम आम ज़बान में ऐसे मरीज़ को समझाते हैं जैसे कि पूरी गाड़ी का एक पेट्रोल है, उसकी मुख्तलिफ फंक्शंस हैं गाड़ी में, इसी तरह ये हमारे जिस्म का पेट्रोल है। इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इसके काम हैं। ब्रेन से लेके हार्ट, बोन्स, मसल्स, लंग्स, हर जगह पे इसकी अफादियत है। तो ये हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट है और थायराइड का काम यही है कि इस हार्मोन की रेगुलेशन बॉडी में करना, ताकि अपने ज़रूरी काम कर सके। मुझे ये बताएं कि ऐसे कौन से साइंस या सिम्टम्स हैं जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि हमें थायराइड का टेस्ट करवा लेना चाहिए, या सिर्फ हमारा वेट गेन या लूज़ हो, या जब हम थकावट फील करें या महसूस करें, वीकनेस महसूस करें, तभी हमें थायराइड का टेस्ट करवा लेना चाहिए? जी नूर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, थायराइड की कुछ अलामतें हैं जो बड़ी टिपिकल हैं। ये भी डिपेंड करता है कि थायराइड किस किस्म का है, क्या ये हार्मोन ज़्यादा बना रहा है जिसको हम हाइपरथायराइड कहते हैं, या ये हार्मोन कम बना रहा है जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं। तो अलामतें दोनों की फ़र्क हैं, और कॉमन अलामतों में अगर हाइपोथायराइड की बात करें तो वज़न का बढ़ जाना, आवाज़ आपकी भारी हो जाना, आपको ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना या सुस्ती होना, वज़न बढ़ना शुरू हो जाना, ख़वातीन के पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाना, सर्दी ज़रूरत से ज़्यादा लगना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, आपकी जहनी सेहत ख़राब हो जाए, आपको एंग्जाइटी या डिप्रेसिव इलनेस की तरफ जाना शुरू हो, ये तमाम वो अलामतें हैं जो हाइपोथायराइड के बारे में बताती हैं, यानी कि आप में वो हार्मोन कम बन रहा है। तो इसी तरह हाइपरथायराइड की अगर बात करें, जिनमें ये हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, तो उसमें वज़न का कम हो जाना, घबराहट होना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, आप एंग्जाइटी का शिकार हों, फिजिटी हो जाएं, पीरियड्स का गेन में भी प्रॉब्लम ख़वातीन में हो जाता है। ये हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पैल्पिटेशंस यानी कि दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। ये तमाम वो अलामतें हैं जो हाइपरथायराइड की तरफ जाती हैं, और इस सूरत हाल में फिर उसकी भी तशख़ीस होनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, ये तो बहुत इन्फॉर्मेटिव साइंस एंड सिम्टम्स थे जिससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कौन सा वाला थायराइड है। अच्छा डॉक्टर उस्मान, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब वज़न बढ़ाने वाला थायराइड कौन सा है और वज़न कम करने वाला थायराइड कौन सा है? तो क्या आप हमें थोड़ी सी ब्रीफिंग और दे सकते हैं इन दोनों टाइप्स ऑफ थायराइड के बारे में? जो वज़न बढ़ाने वाला थायराइड होता है वो बेसिकली ये होता है
कि हाइपोथायराइड हम उसको बोलते हैं, जिसमें वेट गेन हो जाता है, और जो हाइपरथायराइड होता है उसमें आपका वेट लॉस होता है। अब इस तरह से है कि जिस तरह जो भूख लगती है हाइपरथायराइड में, आपकी एपिटाइट ज़्यादा हो जाती है, बट स्टिल वज़न जो है वो कम हो जाता है। बट हाइपोथायराइड में ये है कि आपको भूख भी नहीं लग रही होती और स्टिल आपका वज़न ज़्यादा हो रहा होता है, वेट गेन हो रहा होता है। इसके अलावा जिस तरह डॉक्टर काशिफ ने बताया कि हाइपोथायराइड में और भी काफ़ी सारे साथ सिम्टम्स होते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ये कुछ और भी मतलब ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, जिस दिल की धड़कन स्लो में होती है, लेथार्जिक हो जाता है बंदा, तो ये सारे हाइपोथायराइड के सिम्टम्स होते हैं। अब हाइपरथायराइड में डॉक्टर काशिफ ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपका वेट लॉस होने के साथ साथ जो है आपकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, समटाइम्स डायरिया भी रहने लग जाता है। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो अगर आपको आ रहे हों तो आपको डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए या कोई थायराइड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। सो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हम हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर उस्मान ने बताया कि हाइपो और हाइपोथायराइड के अलामतें भी फ़र्क हैं, और जब ऐसी आ रही हों तो हमें टेस्ट कराना चाहिए। थायराइड के टेस्ट बहुत ही आसान है। एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसको हम TSH कहते हैं, जो किसी भी लेबॉर्ट्री से हो सकता है। तो ये इसका इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो ये पहला टेस्ट है जब हम एडवाइज़ करते हैं कि करवा लिया जाए, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर फर्दर उसके टेस्ट की भी ज़रूरत होती है, और फिर उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। हाइपोथायराइड जो है उसमें ये मरीज़ों को समझाने के लिए कि ये आपका थायराइड वीक हो गया है, जो उसने नॉर्मल हार्मोन बनाना था अब वो नहीं बना रहा या कम बना रहा है। तो इस सूरत हाल में वो हार्मोन हमें बाहर से गोली की शक्ल में पेशेंट को देना होता है। एग्ज़ाम्पल दे के मैं पेशेंट को ऐसे समझाता हूँ कि जैसे नज़र वीक हो जाती है तो आप ग्लासेस पहन लेते हैं, और वो ग्लासेस फिर आपको ज़ाहिर है सारी उम्र पहननी है, अनलेस कि आप कोई और उसका तरीका निकालें, ताकि आप प्रॉपर देख सकें। इसी तरह अगर थायराइड वीक हो गया तो वो हार्मोन आपने बाहर से लेना है, और ये सारी उम्र के लिए लेना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो दिस इज़ हाउ हाइपोथायराइड इज़ ट्रीटेड। एक सिंपल सी टैबलेट है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिकॉज कि ये हार्मोन है, ये कोई और दवाई नहीं है, इसलिए एब्सोल्युटली सेफ़ है। इन ऑल कंडीशन विच आल्सो इंक्लूड प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, किसी भी सूरत हाल में ये दवाई बंद नहीं होती। हाँ, इसकी डोज ज़रूर एडजस्ट हो जाती है गाय बगाए टेस्ट के साथ। जहाँ तक हाइपरथायराइड की बात है, अगेन वही कुछ टेस्टों से डायग्नोज, TSH इनिशियली, और फिर कुछ फर्दर टेस्ट से डायग्नोज होता है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि हाइपरथायराइड क्यों है। हाइपरथायराइड की कुछ वजूहात हैं। यूजुअली हम ब्रॉड कैटेगरी में 3 वजूहात में उसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि थायराइड की कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, जिसको हम थायराइडाइटिस कहते हैं, या थायराइड में सोजिस हो जाए उस वजह से बढ़ गया हार्मोन। यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज जिसको हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं, जो कि एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है, जिसमें आपकी बॉडी खुद ही आपकी फंक्शन में ख़राबी लाती है, और वो थायराइड काम ज़्यादा कर रहा है और हार्मोन ज़्यादा बना रहा होता है। और तीसरी वजह थायराइड के अंदर किसी गिल्टी का बन जाना, चाहे एक गिल्टी या मल्टीपल नोड्यूल्स या मल्टीपल गिल्टियाँ बन जाएं जो ये हार्मोन ज़्यादा बना रही हों। तो इन 3 वजूहात में से वजह कौन सी है उसको टेस्ट से ईजिली डायग्नोज किया जा सकता है, और फिर उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी बोला है कि थायराइड ग्लैंड में एक हमारे पास गिल्टी बन जाती है, तो आप भी हमें ये बता सकती हैं कि क्या गिल्टी खतरे की अलामत है? जी नूर, बिल्कुल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ज़हन में रखिएगा कि थायराइड ग्लैंड में जो भी गिल्टी बने या थायराइड का साइज़ जो बड़ा हो जाता है, 99% ऑफ केसेस में ये बिल्कुल भी ख़तरे की या फ़िक्र की बात नहीं होती है। अगेन जब ऐसा होता है तो हम पेशेंट्स को इट डिपेंड्स कि पेशेंट का हार्मोन ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से उसकी फर्दर टेस्टिंग करते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड टेस्ट थायराइड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम गिल्टी की नौयत किस तरह की है, क्या उसमें कोई ख़तरे की चीज़ है या नहीं है, ये ईज़िली हम देख सकते हैं। और अगर कुछ उन 5% पेशेंट्स हैं जिसमें ये ऐसी गिल्टी में कोई शुबा आ रहा हो, तो उसमें हम बायोप्सी कर लेते हैं। एक नीडल टेस्ट है सिंपल सा, अगेन अल्ट्रासाउंड की मदद से, जो जिस पे हम उसकी बायोप्सी निकाल के एक उसका छोटा सा एक टुकड़ा निकाल के उसको माइक्रोस्कोप के साथ देखा जा सकता है कि उसमें कोई ख़तरे की चीज़ है या नहीं। वो भी अगर समझाएं तो जिन पेशेंट्स की हमने वो बायोप्सी किया उसमें भी 95% पेशेंट्स में कुछ भी नहीं होता, वो नॉर्मल होता है। 5% पेशेंट्स में उसमें कोई ख़तरे की अलामत आ सकती है। उस सूरत हाल में कुछ फर्दर टेस्ट किए जाते हैं और फिर उसका इलाज भी किया जाता है। अब ये जो गिल्टी बनना है, जैसे मैंने आपको कहा कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में तो कोई ख़तरे की बात नहीं है, और इसमें अमूमन यूजुअली दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ फॉलोअप पे रखा जाता है अगर के हार्मोन नॉर्मल है।
लेकिन जिनमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा हो, हमें शुबा हो रहा हो कि ये ज़्यादा है या ये बायोप्सी से हम कंफर्म कर लें कि ये ख़तरे वाली गिल्टी है, तो उसमें फिर उसकी सर्जरी होती है। लेकिन ये बहुत ही 5% से कम पेशेंट्स हैं जिसमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है। और अच्छी बात यह है कि थायराइड कैंसर दुनिया का शायद पहला ऐसा कैंसर है जिसमें अगर टाइम पे डायग्नोज कर ले तो 100% ईजिली ट्रीटेबल है। इवन एडवांस स्टेज पे भी थायराइड कैंसर का इलाज बहुत अच्छा है और ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो क्योर हो जाते हैं। डॉक्टर काशिफ, अब इसमें इस तरह बताएं कि अब हमारे पेशेंट्स आते हैं, अगर किसी को भी थोड़ी बहुत अगर स्वेलिंग घर पे फील हो रही है तो, और उसको कोई साइन एंड सिम्टम भी नहीं लग रहा, तो उस पेशेंट को क्या करना चाहिए कि वो सबसे पहले कहाँ जाए, कौन सा टेस्ट करवाए या बायोप्सी करवाए, स्पेशलिस्ट के पास जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा बताएं। जी उस्मान, ये बहुत कॉमन देखने में आता है कि हल्की सी स्वेलिंग थायराइड में होती है। इसमें भी डिपेंड करता है कि पेशेंट किस एज ग्रुप में है। देखिए, जो यूजुअली टीनेजर्स हैं और प्यूबर्टी का टाइम है, इसमें बहुत कॉमन है थायराइड में थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाना, जिसको हम प्यूबर्टल गाइटर कहते हैं। और ये यूजुअली अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है और कुछ अरसे के बाद खुद से ठीक भी हो जाता है। लेकिन एक बार अगर आपको लगता है तो ऑलवेज़ बेहतर है कि आप एक बार जाके एक डॉक्टर से चेक करवा लें ताकि वो तसल्ली कर ले। जहाँ हमें शुबा होता है कि स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ रही है या कोई गिल्टियाँ इस तरह की मल्टीपल नोड्यूल्स फील हो रहे हैं, तो उसमें फिर हम अल्ट्रासाउंड थायराइड है, जो जैसे मैंने कहा एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, उससे हम बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा किसी फर्दर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है कि इस गिल्टी में कोई ऐसी शुबे की चीज़ है जिसकी बायोप्सी की ज़रूरत है भी कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि 100 में से 5 मरीज़ हो सकते हैं शायद जिनको बायोप्सी की ज़रूरत पड़े। 95% जो पेशेंट्स हैं उनमें ऐसी कोई फ़िक्र की बात नहीं है और ना ही कोई ख़तरे की बात होती है, और अल्ट्रासाउंड के बाद यूजुअली फर्दर किसी टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि थायराइड का और लाइक एज ग्रुप का कोई लिंक है क्या? सर्टेन एज के बाद हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग करना बंद कर देते हैं या उसका हार्मोन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है? जी डॉक्टर नूर, बिल्कुल ऐसा इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जिस तरह मैंने कहा कि एज वाइज थायराइड की बीमारियां कुछ फ़र्क हैं, दो की कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है, लेकिन जिस तरह की यंग एज है, फीमेल्स हैं, इसमें कुछ थायराइड जैसे हम थायराइडाइटिस कहते हैं या हाइपोथायराइड हो जाना, उनकी ये ज़्यादा कॉमन है। इसी तरह हाइपरथायराइड, ग्रेव डिजीज़, ऑटोइम्यून बीमारियां ये यंग एज में ज़्यादा कॉमन होती हैं। इसी तरह अगर हम ओल्ड एज की तरफ चले जाएं तो उसमें थायराइड में गिल्टी बनना या थायराइड कैंसर का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये एज वाइज थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन क्लियर डिमार्केशन नहीं है। दोनों एजेस में दोनों बीमारियां हो सकती हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि थायराइड की गिल्टी बनना और बाद में उसमें कोई खुदा न खास्ता कैंसर होना, ये बहुत ही रेयर होता है, इसके चांसेस कम ही होते हैं। तो सर बात करते हैं हम एक और इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, थायराइड एंड वुमेंस हेल्थ। तो सर मुझे ये बताएं कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि फ़ीमेल पेशेंट्स में हमारे पास थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल पेशेंट्स? क्योंकि मैंने खुद अपनी ऑब्जर्वेशंस में देखा है कि मेरे पास फ़ीमेल पेशेंट्स थायराइड इश्यूज़ के साथ ज़्यादा आती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल पेशेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है, दुरुस्त है कि फ़ीमेल्स में ये बीमारी ज़्यादा है। ये प्रूवन डाटा भी है कि तकरीबन 4 से 5 गुना फ़ीमेल्स में ये बीमारी ज़्यादा होती है। उसकी एक वजह तो ये भी है कि थायराइड की सबसे कॉमन बीमारी अगर आप तमाम बीमारियों में लेंगी तो उसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, और उसका और वो एक ऑटोइम्यून वजह से अमूमन होता है जिसको हम हाशिमोटोस थायराइडाइटिस कहते हैं। और क्योंकि ऑटोइम्यून बीमारियां वैसे भी फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं तो इसीलिए ये बीमारी भी कंपेयर टू मैन ख़वातीन में ज़्यादा है। तो एक वजह तो ये है। उसके अलावा कुछ और वजूहात भी इसमें रोल प्ले कर सकती हैं। ख़वातीन के कुछ हार्मोन्स, उनकी साइकिल्स, फिज़ोलॉजिकल एस्पेक्ट्स डिफरेंट है मेल से, जिसका शायद इस पर रोल है, जिस वजह से फ़ीमेल्स में ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर साहब थायराइड डिसफंक्शनिंग का मिनिस्ट्रल साइकिल के साथ क्या लिंक है और इसका इनफर्टिलिटी के साथ क्या लिंक है? क्योंकि मैंने बहुत सारी वुमेंस को देखा है जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है और उनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जी बिल्कुल, देखिए थायराइड की, जिस तरह शुरू में उस्मान ने भी बताया कि थायराइड की यूजुअली दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, या ये हार्मोन ज़्यादा बना रहा है हाइपर थायराइड, या ये कम बना रहा है जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं। ये दोनों पीरियड साइकिल डिस्टर्ब कर सकते हैं, और जब ये डिस्टर्ब करते हैं तो फिर ऑब्वियसली फर्टिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये दो वजूहात हैं। इसके अलावा कुछ और वजूहात भी होती हैं, जिस तरह की ऑटोइम्यून बीमारियां हैं या ग्रेव डिजीज़ है, और अगर आपने ट्रीट कर भी लिया है तो फिर भी थोड़ा रिस्क होता है कि थायराइड डिसफंक्शन कर सकता है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी में ट्रांसफ़र हो सकती है वेरी इन सर्टन केसेस। तो वो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है।
तो ये वजूहात हो सकती हैं जिस वजह से प्रेगनेंसी में या फिर बाद में बेबी में कोई असरात आ सकते हैं। लेकिन अगर इसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए और आपकी हार्मोन्स नॉर्मल हों तो ये बिल्कुल भी कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। चाहे आप बड़े अरसे से उसके मरीज़ हैं, आप दवाई ले रहे हैं, तो फिर उसका कोई रोल नहीं है। तो आपको एडवाइस यही पेशेंट्स को हम देते हैं, स्पेशली जो पहले से नोन केसेस हैं जिनको थायराइड की बीमारी है, कि वो अपनी दवाई लें, अपना थायराइड का टेस्ट चेक करवाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, और अगर हो जाए प्रेगनेंसी तो फ़ौरन से दोबारा से टेस्ट करवा के डॉक्टर से डिस्कस करें, बिकॉज थायराइड हार्मोन्स की रेंज प्रेगनेंसी में कुछ फ़र्क हैं और नॉर्मल पेशेंट्स में थोड़ी सी अलग हैं। तो आपको कई बार अपनी डोज भी दवाई भी एडजस्ट करनी पड़ती है प्रेगनेंसी में, और ये देखना ये है कि क्या प्रेगनेंसी के हिसाब से आपकी जो थायराइड लेवल्स हैं वो ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मुझे ये बताएं कि प्रेगनेंसी के बाद बच्चे में कितने % चांसेस है कि उसको भी थायराइड का मसला हो सकता है? जैसे मैंने कहा डॉक्टर नूर कि दिस इज़ रेयर, और अदर स्पेशली अगर हाइपोथायराइड की बात की जाए जो मोस्ट कॉमन है और वो नॉर्मल है तो इसका ट्रांसफ़र नहीं होता, तो वो तो चांसेस नहीं हैं। जहाँ तक बात है हाइपरथायराइड में ग्रेव्स डिजीज़ की, उसमें चांसेस होते हैं। उसका तरीका ये है कि एक टेस्ट होता है जिसमें हम TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी, एक ब्लड टेस्ट है। तो अगर पेशेंट ठीक भी है या उसने आयोडीन लेके अपनी बीमारी का इलाज कर लिया या उसने ऑपरेट करा के अपनी बीमारी का इलाज कर लिया, लेकिन अगर उसके जिस्म में अभी भी वो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में होते हैं, तो उसके लेवल्स हम ज़रूर चेक करते हैं प्रेगनेंसी में, और अगर वो मकदार 3 गुना से ऊपर आ रही हो तो फिर ये चांस होता है कि वो बेबी में भी ट्रांसफ़र हो जाए। और इसीलिए फिर हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी का भी अल्ट्रासाउंड थायराइड करके उस पर नज़र रखते हैं, और ख़ास तौर पे डिलीवरी के बाद उसके टेस्ट करके नज़र रखी जाती है, ताकि अगर बेबी ये मसला आया है तो उसको टाइमली ट्रीट कर लिया जाए। सर, आपने जैसे अभी बात की कि ऑपरेट हो जाता है, तो क्या सिर्फ गिलर का इलाज ऑपरेट करना ही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शायद 5% पेशेंट्स में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑफ थायराइड, चाहे वो किसी भी नौइयत की थायराइड की बीमारी है, उसमें सर्जरी का कोई काम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो शायद एक सही मुस्तैद डॉक्टर के पास नहीं जाते, और हम देखते हैं बहुत सारी सर्जरी जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पे हो गई होती हैं। तो इसीलिए हम ये एडवाइज़ करते हैं कि जब भी आपको ऐसा मसला हो तो आप पहले अपने थायराइड के हार्मोन के डॉक्टर को चेक करवाएं। वो देखेंगे और वो डिसाइड करेंगे आपके साथ मिल के कि क्या आपकी ऐसी बीमारी है जिसमें कोई सर्जरी का रोल भी है, या ये ऐसी बीमारी है जो बग़ैर ऑपरेशन के हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि 95% थायराइड की बीमारियों में सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर उस्मान, मैं ये जानना चाहूँगी कि अब हम लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म डिटेक्ट हो गया है, तो इसके लिए क्या हमें लाइफ टाइम मेडिकेशन कंटिन्यू करनी पड़ेंगी? अब इसमें ऐसे है कि अगर आपको मिसाल के तौर पे हाइपोथायराइड है, आपका ग्लैंड हार्मोन बना ही नहीं रहा और आपको बाहर से बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग है कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो बॉडी में हमारी काफ़ी सारे फंक्शंस के लिए उसको ज़रूरत है, तो उसके लिए अगर उसकी मिकदार को पूरा रखना है, बॉडी के सारे फंक्शंस को नॉर्मल चलाना है, तो वो आपको लेना पड़ेगा, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो उसकी डोज़ एडजस्ट करते हैं, वो आपके जो डोज़ है वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको एडजस्ट करवाना चाहिए कि मैंने कितनी डोज़ लेनी है, तो वो उसकी आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। हाइपरथायराइड का फिर डिपेंड करता है कि उसका कॉज क्या है, उसके डिफरेंट कॉज हैं, ग्रेव्स डिजीज़ है या किसी और वजह से है, तो उसका ट्रीटमेंट उसके मुताबिक आपको अपने डॉक्टर से एडजस्ट करके और उसको उनसे मशवरा करके उसका इलाज करवाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उस्मान ने। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा फॉर दी हाइपरथायराइड में एग्जैक्टली यही है कि वो तो लाइफ लॉन्ग यूजुअली होती है। हाइपरथायराइड में भी उस्मान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये डिपेंड्स करता है कि आपका हाइपरथायराइड हुआ क्यों है। मोस्ट कॉमन कॉज उसकी ग्रेव डिजीज़ ही है। आम ज़बान में कि आप ये समझ लें कि थायराइड एक फैक्ट्री है और वो एक हार्मोन बना रही थी और वो अब फैक्ट्री काम ज़्यादा कर रही है खुद से, और वो अब हार्मोन ज़्यादा बॉडी में बन रहा है। इस सिनेरियो में हम एक टेस्ट से तशख़ीस कर लेते हैं कि कंफर्म कर लेते हैं ग्रेव डिजीज़ है। जब कंफर्म हो जाए तो इसका इलाज टेबलेट है। वो टेबलेट लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हम 1 से 1.5 साल के लिए देते हैं। उसके बाद कोई 50% पेशेंट्स हैं वो क्योर हो जाते हैं या उसमें ये मसला ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाकी जो पेशेंट्स होते हैं या तो वो ठीक ही नहीं होते या ठीक होने के बाद उनमें ये प्रॉब्लम दोबारा आ जाता है। ऐसे केसेस में या तो हम दोबारा से एक कोर्स साल 1.5 साल की दवाई का दिया जा सकता है, या फिर हम हतमी इलाज जिसको हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं उसकी तरफ जा सकते हैं, जो कि हैं 2। या आयोडीन की कतरे पिलाए जाते हैं, रेडियो आयोडीन होती है, जिससे ये ग्लैंड जो है हमारा ये जो हार्मोन बना रहा था ये ग्लैंड काम करना बंद कर देता है, और फिर हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो हाइपोथायराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको थायरॉक्सिन दी जाती है।
तो एक सवाल तो ये हो सकता है कि पहले भी गोली खा रहे थे, अब दूसरी गोली शुरू कर दी गई। तो इसका जवाब ये हम देते हैं कि जो पहली गोली खा रहे थे उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो लंबा अरसा नहीं दी जा सकती। जो अब आपको हाइपो अगर हो गया और थायरॉक्सिन पे हमने दे दिया तो वो इंतहाई सेफ दवाई है, क्योंकि वो हार्मोन है, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरा इलाज डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, वो कुछ केसेस में सर्जरी होता है। वो उन केसेस में होता है जिसमें थायराइड का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है, आपको खाने में मसला हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, सांस में प्रॉब्लम आ रहा है, या मल्टीपल गिल्टियाँ हैं और उन गिल्टियों में कुछ खतरे का शुबा भी है। तो ऐसे केसेस में फिर हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो ऑपरेट करा लें। अच्छा सर, अगर हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें, क्योंकि हम लोग जितनी भी डिजीज़ेस होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हम लोग यही सुनते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम इनको क्योर कर सकते हैं। तो क्या थायराइड की बीमारी भी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से क्योर कर सकते हैं? जी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी डिज़ीज़ हम कहते हैं। नॉट नेसेसरी कि डिज़ीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, लेकिन सेहत के लिए तो हमेशा ही फ़ायदेमंद होती है। थायराइड के लिए अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से क्योर है तो ऐसा तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन फ़ायदा तो है, और फ़ायदा इस लिहाज से भी है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबसे कॉमन बीमारी हाइपोथायराइड है, और हाइपोथायराइड में जो हम थायरॉक्सिन देते हैं उसका मिकदार वेट के हिसाब से दी जाती है। तो अगर जो पेशेंट्स हैं जिनका वेट ज़्यादा है उनको दवाई ज़्यादा चाहिए, और अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज के साथ उसके हेल्थ बेनिफिट्स अलग हैं और आपका वेट कम होगा तो आपको दवाई की मिकदार भी कम चाहिए होगी। कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जितना कम वेट होगा उतनी कम दवाई लेनी बिल्कुल, पड़ेगी। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि थायराइड और आयोडीन का आपस में क्या लिंक है? आजकल हम लोग घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आयोडीन वाला सॉल्ट या आयोडाइज सॉल्ट। तो हमें कितना आयोडीन सॉल्ट यूज़ करना चाहिए और कब करना चाहिए? क्या इसका हमारे थायराइड पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, और मतलब क्या ये उसको थोड़ा ट्रीट करने में हमें हेल्प आउट करेगा या नहीं? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा और कॉमन सवाल है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो थायराइड की बीमारी यानी कि हाइपोथायराइडिज्म और गिल्लड़ का बनना, ये अमूमन उन एरियाज़ में देखा जाता था, माउंटेन एरियाज़ में, जहाँ नेचुरली सॉल्ट इनटेक कम था, जहाँ आयोडीन की कमी हुआ करती थी। वक्त के साथ काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और इसमें भी चेंजेस आई हैं, लेकिन इवन अप टिल नाउ आयोडीन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उसकी वजह ये है कि थायराइड हार्मोन जो बॉडी में हमारे थायराइड ग्लैंड में बनता है, उस जो कॉमन हार्मोन उसका T3 और T4 है, उसकी बनने में आयोडीन की ज़रूरत है। और अगर वो आयोडीन नेचुरली बॉडी में कम होगी तो फिर ऊपर से हमारे जो ब्रेन में मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, वो एक हार्मोन बनाता है TSH, और वो और ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको सिग्नल आ रहा होता है कि बॉडी में हार्मोन सही नहीं बन रहा। उस वजह से थायराइड का साइज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जिसको हम आम ज़बान में गिल्लड़ कहते हैं। तो अगर आयोडीन की बॉडी में कमी नहीं है और आयोडीन प्रॉपरली बॉडी में है तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। रिकमेंडेशंस WHO की कुछ हैं आयोडीन के मतलब। नॉर्मल पेशेंट्स में 150 माइक्रोग्राम इनटेक होना चाहिए, जो हम अगर टेबल सॉल्ट पर आयोडीन है तो उससे ईजिली वो पूरा हो जाता है। और प्रेग्नेंट पेशेंट्स में ये मकदार 250 माइक्रोग्राम यानी 250 माइक्रोग्राम्स है। तो प्रेगनेंसी या वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध दे रही हैं, अपना दूध दे रही हैं, उनमें इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और ये रिक्वायरमेंट ईजिली आयोडाइज सॉल्ट से पूरी की जा सकती है। तो सर, हमें क्या आम खानों वगैरह में भी आयोडीन सॉल्ट यूज़ करना चाहिए आम पेशेंट्स के या आम लोगों को? देखिए, अगर तहकीक की बात की जाए तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, सिवाय उनमें जिनमें आयोडीन की कमी होती है। और लोग थे जो बेसिकली ये इन एरियाज़ में रहते थे जहाँ नेचुरली आयोडीन नहीं था। अब के जो लोग हैं जो यूजुअली शहरों में रहते हैं, उसमें कोई ख़ास अफादियत नहीं है, वो नॉर्मल सॉल्ट लें या आयोडीन सॉल्ट लें, कोई ख़ास उसमें फ़र्क नहीं है। अब इस बारे में मुझे ये बताएं कि पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम आयोडीन सॉल्ट नहीं ले रहे तो इसकी वजह से मुझे गिल्लड़ हो गया, और या फिर हम वो सॉल्ट ले नहीं सकते, कोई हाइपरटेंशन का मसला है या ब्लड प्रेशर का मसला है, तो वो कहते हैं हमने काफ़ी अर्से से 10 साल से हम तो नमक ही नहीं इस्तेमाल करते। तो इस बारे में बताएं कि अगर कोई डाइट में कोई और ऐसी चीज़ है जिससे कोई आयोडीन की डेफिशिएंसी पूरी करने की आया ज़रूरत भी है या नहीं है, या फिर नॉर्मली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आयोडीन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। तो इस जी उस्मान, जिस तरह कि मैंने कहा कि पहले तो ये बात दुरुस्त थी, जब लोग उस एरियाज़ में रहते थे जहाँ आयोडीन की नेचुरली कमी होती थी, पानी में भी कमी थी, चीज़ों में भी कमी थी। लेकिन अब जिस तरह के जो हम लोग शहरों में रह रहे हैं, और या दुनिया में भी पैटर्न देखा जाए, तो अब ये चीज़ काफ़ी कम है। अब मोस्ट कॉमन कॉज जो है थायराइड की प्रॉब्लम की, वो ऑटोइम्यून ही है, जिसको हम हाशिमोटोस थायराइडाइटिस कहते हैं, और उसमें आयोडीन का कोई लेना देना नहीं है। ना ही वो उससे रोकी जा सकती है, ना ही वो उससे ट्रीट की जा सकती है। तो अनलेस के कोई डेफिनेटिव आपके पास आयोडीन की कमी है या ऐसी जगह पर रह रहे हैं, वहाँ तो यकीनन रोल है।
लेकिन अदरवाइज़ नॉर्मल पेशेंट्स में जिनको थायराइड की बीमारी है उसमें ना ही आयोडीन का कोई स्पेसिफिक रोल है लेने का, और ना ही इससे कोई ट्रीटमेंट में ख़ास मदद हो सकती है। लाइफस्टाइल की बात की जाए तो स्ट्रेस या स्लीप का भी कोई थायराइड हेल्थ पे इम्पैक्ट है या नहीं? जी, देखिए अगर डायरेक्टली बात की जाए तो शायद बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन स्ट्रेस और स्लीप अगेन बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनाती हैं, जिसमें स्ट्रेस हार्मोन्स टॉप ऑफ द लिस्ट कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन्स और कुछ हमारे हार्मोन्स हैं जिसको हम एपिनेफ्रीन एंड मेटानेफ्रीन्स जो हैं वो बॉडी में रिलीज़ होते हैं। अच्छा, अब ये हार्मोन्स जो हैं इनडायरेक्टली थायराइड पे असर ज़रूर कर सकते हैं। लाइक अगर बॉडी में स्टीरॉयड ज़्यादा है तो TSH की वैल्यूज़ में कुछ फ़र्क आ जाता है। इससे कुछ थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जा सकती हैं, लेकिन इसमें से यूजुअली कोई सिग्निफिकेंट इशू नहीं होता। और यूजुअली अगर हाई स्टीरॉयड की वजह से कोई TSH की वैल्यू में फ़र्क आ भी रहा है तो वो हम यूजुअली उसको लैब की वजह से फ़र्क कहते हैं, फंक्शनिंग में कोई फ़र्क नहीं होता। डॉक्टर उस्मान, आप ये बता सकते हैं कि एक थायराइड के पेशेंट को कितने मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, और उनमें ज़्यादातर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उनमें विटामिन डी की कमी होती है, तो उसकी रिकमेंडेड डोज वगैरह या? अब इसमें ऐसे है कि थायराइड के जो मसला होता है नॉर्मल प्रॉब्लम में, अगर थायराइड में विटामिन डी की डेफिशिएंसी का होना इतना कॉमन है नहीं, बट अगर आपने कोई टेस्ट करवाया है या ऐसी पेरीमेनोपॉजल एज है, फीमेल है, तो उसमें अगर टेस्ट करवा के देखा है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई है तो फिर आप उसमें विटामिन डी की डोज अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके ख़ास ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं। लेकिन वैसे कॉमनली ये है कि थायराइड के प्रॉब्लम्स में विटामिन की डेफिशिएंसी ऐसा होती नहीं है। अब हम थायराइड के प्रॉब्लम्स को एक बहुत डिटेल में देख चुके हैं, उसकी प्रिवेंशन क्या है, डायग्नोसिस क्या है, कौन से टेस्ट रिकमेंडेड है, आयोडीन का सॉल्ट हमें कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। तो डॉक्टर काशिफ, मैं एक एंड ऑन कंक्लूजन या समरी जानना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के लिए, आप उसको कैसे समराइज़ करेंगे? जी, थैंक यू। देखिए थायराइड को ये जानना ज़रूरी है कि एक तो कॉमन बीमारी है, ख़ास तौर पे फीमेल्स में और यंग टू मिडिल एज में ये काफ़ी कॉमन है। जब भी आपको थायराइड की यहाँ अलामतें जो हमने डिस्कस की हैं वो हो रही हों, तो या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई थायराइड का प्रॉब्लम हो, तो एक सिंपल से ब्लड टेस्ट के साथ आप उसकी तशख़ीस कर सकते हैं। इसी तरह इसका इलाज भी बहुत ही आसान है, यूजुअली टेबलेट्स के साथ ही इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, चाहे जो भी थायराइड की बीमारी है। कुछ केसेस में फर्दर टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है या कोई और दवाई के अलावा किसी और इलाज की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एडवाइस यही होगी कि अगर आपको उसकी अलामतें हैं या आपके साइज़ में गले में आपको लग रहा है कि बड़ा हो रहा है या कुछ उसमें गिल्टी फील हो रही है, तो आप टाइम पे जाके एक मुस्तनद डॉक्टर को दिखा लें और आपका इलाज और तशख़ीस बहुत आसान होगी और इसमें कोई भी अमूमन फ़िक्र की बात नहीं होती। ठीक है, राइट डायग्नोसिस एट द राइट टाइम इज़ वेरी नेसेसरी। थैंक यू डॉक्टर उस्मान एंड थैंक यू डॉक्टर काशिफ फॉर जॉइनिंग अस। आई होप कि आज की पॉडकास्ट का आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको थायराइड का मसला है या जिनको ऐसे साइंस या सिम्टम्स आ रही हैं, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।